अरे बिट्टू क्या कर है? अरे खोटे मैच देखूं। पाकिस्तान कैच छोड़े है बहुत। आजा आजा। अरे ये छोड़, वहां पाकिस्तान, सऊदी और ट्रंप ने बम्बू कर दिया है। हैं? वो कैसे? चलाया समझाता हूँ। हाँ समझा फिर। रुको रुको, अब आए गए हो तो यार एक रिक्वेस्ट है बिट्टू की तरफ से। खोटा इतना ज्ञान फैलता है कि उसको यार सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ तो कर दे जाओ। आओ ज्ञान सुन ले उसका। सुना भाई। हेलो एवरीवन, वी आर हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो ये बात है 1998 की, जब इंडिया ने न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग कर कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और सबसे ज्यादा हैरान पता है कौन हो गया? पाकिस्तान। होना ही था। हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रियाद ने फोन लगाया और क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अजीज के सामने फरियाद करते हैं, क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा अगर पाकिस्तान ने भी जवाबी न्यूक्लियर धमाके किए, क्योंकि उनके आने के बाद वाले सैंक्शंस देश की आर्थिक कमर तोड़ेंगे। तो ये बात तो तय थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस आपस में बहुत ही तकड़े हैं, बहुत ही गहरे हैं। और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि आफ्टर एटॉमिक टेस्टिंग पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने 500 बैरल तेल प्रतिदिन फ्री ऑफ चार्ज दिया। और इसी सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान बच पाया। इस हफ्ते उसी नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीनों बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर मिलते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसकी वजह से दोनों की मिलिट्री का एक सिंगल अलायंस कायम किया गया है। और इसका मतलब कि एक देश पे वार दोनों पे वार के बराबर होगा। वैसे तो बाकी दुनिया इसको इजराइल अटैक से गाजा को बचाने के लिए देख रहा है और पाकिस्तान के इस अम्ब्रेला को एक्सटेंशन माना जा रहा है। लेकिन अगर सोचिए, दोहा के बीच इजराइल अगर अटैक कर सकता है और अमेरिका इतना अच्छा दोस्त होने के नाते ये अटैक होने दे रहा है, तो पूरा बाकी गल्फ अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो कुछ करेगा ही। लेकिन भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक नया सरदर्दी बनकर आया है, क्योंकि अब न्यू दिल्ली के आगे फिर से सवाल अहम होता है कि कल को मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। नहीं, मैं क्रिकेट मैच वाली जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक असली जंग छिड़ जाती है। तो क्या उस समय सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा? और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो अभी भी वहां इस डेट में वहां काम कर रहे हैं? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें, इस पर फोकस करें। आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि ये डील हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट की एक इकलौती बुरी डील नहीं है, एक इकलौती बुरी खबर नहीं है। अब ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने इंडिया के लिए जो ईरान के छाबड़ा पोर्ट को सैंक्शन एग्जम्पशन दे रखी थी, वो खत्म कर दी गई है। अभी तक अमेरिका ने इंडिया को इस पोर्ट पर सैंक्शन से राहत देकर रखी हुई थी, पर ट्रंप सरकार ने मोदी को फिर से एक बार पीठ के पीछे खंजर घोंपा। जाहिर सी बात है, अगर ये सैंक्शन नहीं हटाते तो इंडिया का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ जितना भी ट्रेड है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। और मिडिल ईस्ट में इंडिया को बैक टू बैक झटके लगने के बाद ये पता लग गया है कि यार डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेष या अवार्ड या ऑनर्स या ग्रैंड वेलकम पर आकर खत्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है कि देश के लिए एक नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसीज अब सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीनरी बनकर रह गई है और खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सोचो, जिस दिन वो व्हाट्सएप अंकल्स बुर्ज खलीफा पे हैप्पी बर्थडे मोदी जी के वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, उस दिन पड़ोस वाला देश पाकिस्तान लीडरशिप में अपने एंटी इंडिया अलायंस को मजबूत करता दिख रहा था।
बाय द वे जो लेजर आईज थी वो तो अब आसपास भी नहीं दिख रही हैं। यूएस से बात नहीं बन पाई, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट से रिजेक्शन मिलने लगा, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखते, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं हमारे जय किशन जी। लेकिन इनको क्या है, इनको माइक्रोफोन दे दो और इंस्टाग्राम के लिए तैयार कर दो, ये आपको तैयार ही मिलेंगे। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were. तो बेसिकली आज हम सबसे पहले तो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस की डील को पास से समझने की कोशिश करेंगे और इस डील के पीछे क्या क्या जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर में सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान के पास क्यों जाने पे मजबूर है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, इंडिया और सऊदी के रिलेशंस इस डील से कैसे इंपैक्ट होंगे, और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि टैरिफ्स के बाद अमेरिका क्यों एक बार फिर भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, और क्यों छाबरा पोर्ट पर सैंक्शन इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, और फाइनली क्या अमेरिका के बाद अब मिडिल ईस्ट भी भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए साम दाम दंड भेंट सब प्रयोग किया था। पाकिस्तान के पास पैसा उतना नहीं था, लेकिन फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग अब्दुल कादिर खान ने एडवांस सर्टिफ्यूज टेक्नोलॉजी 1980-1990 में सीक्रेटली पाकिस्तान में स्मगल कराई। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी ट्रेड किया और इलीगल ट्रेड किया लीबिया और ईरान जैसे देशों के साथ। इन सब बातों को बाय द वे खान खुद मान चुके हैं, ये सब मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे कम की जाती है वो ये कि सऊदी पेट्रो डॉलर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतने सालों से जिंदा रखा, और इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल फिरोज खान ने अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बॉम्ब में लिखा है। देखो, अमेरिका से एड और आईएमएफ से लोन की खूब बातें होती आती हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसकी कम की 1960 में पाकिस्तान को बेशुमार एड मिलता है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने भी अपनी थर्ड लार्जेस्ट सिटी का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया है इन द ऑनर ऑफ किंग फैजल ऑफ सऊदी अरेबिया, और तभी से एक एक्सपेक्टेशन भी आ रही है दोनों सुन्नी मेजोरिटी देशों की फाइनली एक मिलिट्री एस्टैब्लिश करेंगे, जो कि फाइनली इस हफ्ते हो जाएगा, जब पाकिस्तान के ऑल पावर मिलिट्री चीफ मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पैक्ट को फाइनलाइज किया। हस्ताक्षर किए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी तक इस एग्रीमेंट के सारे डिटेल्स सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज है जो कि पूरी दुनिया की तरफ खींचा चला गया है, और वो ये कहता है कि आई कोट एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसीडर एज एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो ये क्लॉज बहुत हद तक नेटो के आर्टिकल वी की तरह है, जहां अटैक ऑन वन इज कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। इसलिए इस नए पाकिस्तान सऊदी इस्लामिक डील को नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया है कि बाकी अरब देशों के लिए भी इस डील को देखा जा सकता है, एंड आई कोट डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएई और कतर भी कोई ऐसा क्लॉज पास कर दें या उनका हिस्सा बन जाएं। 1951 में दोनों मुल्कों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन किया था, जिससे दोनों देशों के बीच में दशकों तक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन है उसकी फाउंडेशन रखी गई। इस बीच कई दशकों से पाकिस्तान फोर्सेस कई बार सऊदी में डिप्लॉय करी जा चुकी हैं, ताकि वो सऊदी की आर्म फोर्सेस को ट्रेन कर सकें। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो 1967 से पाकिस्तान ने 8000 से ज्यादा सऊदीज को ट्रेन किया है।
उन्होंने पहले कैसे ट्रेनिंग दी होगी हम समझ ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो 1979 के ग्रैंड मोज़ैक सीजर के बाद ये मिलिट्री टाई अप और गहरा हो जाता है जब पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने सऊदी ट्रूप्स के साथ मिलकर मस्जिद अल हरम में जो कंट्रोल हुआ था उसको रीएस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की थी। कुछ ही सालों के बाद 1982 में दोनों देशों के बीच में जो भी बायलैटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिससे ट्रेनिंग, एडवाइजरी, सपोर्ट और सऊदी सॉइल पर पाकिस्तान डिप्लॉयमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में स्टेशन रहे। सऊदी अरेबिया आज पाकिस्तान मेड आर्म्स का भी बहुत बड़ा इंपोर्टर बन चुका है। लेकिन ये नया डिफेंस फैक्ट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको एडवांस नहीं करता है। ये कुछ अलग ही चीज है। ये डील एक ऐसे समय पर आता है जब मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन एक्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। समझाता हूँ कैसे। अब देखो, आज इजराइल मिडिल ईस्ट में जहां चाहे वहां किसी को भी अटैक कर रहा है। मान लेते हैं ईरान को कर रहा है, सीरिया कर रहा है, लेबनान कर रहा है, कतर कर रहा है। जहां हर जगह इजराइल अपने जेट्स और मिसाइल से अटैक कर रहा है। अब इन देशों की जो अपनी सोवरियनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सब कुछ इग्नोर करके इजराइल एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं अमेरिका जो सालों से नहीं दशकों से मिडिल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माने पीस मेकर बन के खड़ा था, आज वही अमेरिका इजराइल को इन इलीगल अटैक्स को करने दे रहा है, या इग्नोर कर रहा है, या उन्हें चुपचाप सपोर्ट भी कर रहा है। सच तो यही है कि मिडिल ईस्ट में आज कहीं भी इजराइल अटैक कर सकता है। हमास का एक बस एक्सक्यूज है, बहाना है। और इस रीजन में 40 से 50 हजार ट्रूप स्टेशन होने के बावजूद यूएस अपने अरब अलायंस की मदद करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है या आना नहीं चाहता है। अब ऐसे में देशों की अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली सालों से अपने देश से ज्यादा अपने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस्ड रही है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए यूएसए तो है ही। अब ऐसे में सऊदी और बाकी अरब किंगडम्स ने बेशुमार पैसा होने के बावजूद कभी मिलिट्री पावर पर फोकस करा ही नहीं, या यूं कहूं कि यूएसए ने उन्हें फोकस करने ही नहीं दिया। कहा कि हम हैं तो आपके लिए। वहीं पाकिस्तान है जो बाकी मुस्लिम देशों से अलग सिंगल माइंडेडली इंडिया को चैलेंज करता आ रहा है, अपनी मिलिट्री पर फोकस करता आ रहा है। भले ही देश की इकोनॉमी की हालत टाइट हो, लोगों को दिक्कत हो, झेलना पड़ रहा हो, कुछ भी, लोगों के पास खाने के लिए हो या नहीं हो, मिसाइल होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, एटम बॉम्ब होना चाहिए। ऐसे में आज पाकिस्तान को आईएमएफ लोन पे लोन मिले जा रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बनके उभरा। सऊदी जैसा देश सालों से पाकिस्तान को पैसा और लोन देकर डिफॉल्ट से बचाता आया है। अब पाकिस्तान की बारी है और रिटर्निंग द फेवर। सऊदी लीडर्स ने हमेशा से यही माना है कि ईरान की तरह उन्हें मिसाइल और एटॉमिक बॉम्ब में इन्वेस्ट करने की जरूरत डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो ये सब पाकिस्तान से वो आराम से खरीद सकते हैं या लोन पर ले सकते हैं। 1999 में सऊदी अरेबिया के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट का दौरा करते हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज उनके साथ भी शेयर की जाए। टू इट्स क्रेडिट, इस्लामाबाद ने हमेशा रिक्वेस्ट को बार बार टाला जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना ये है कि सऊदी अरेबिया की असली प्लान कुछ अलग है। ये जो इकोनॉमिक सपोर्ट है पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ये इस बात की गारंटी है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान उसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को भाड़े पर लेके आ सकता है। आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर इजराइल बेलगाम बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया को भी लंबे रेस की तैयारी करनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया तो अपनी लॉन्ग टर्म की तैयारी कर ही रहा है। अब समझते हैं कि हमें भी क्यों तैयारी करने की दरकार है। आज भारत और देशवासियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कल अगर एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते हम दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, युद्ध होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा, भारत के खिलाफ अटैक कर देगा? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ हमेशा अच्छे पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं। सऊदी अरेबिया और इंडिया एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में से आते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में हमारे बायलैटरल ट्रेड 43 बिलियन डॉलर्स रह चुके हैं, जिसमें से इंडियन एक्सपोर्ट 12 बिलियन रह चुका है और इंपोर्ट 32 बिलियन पर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं, जो अब वहां की इकोनॉमी, वहां की डेली लाइफ
का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुके हैं। जनवरी 2006 में किंग अब्दुल्ला का इंडिया विजिट देशों के लिए ऐतिहासिक माना जाता है और फिर 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन रियाद के दौरे पर जाते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी तगड़ा करने। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए लाखों और दर्जनों कोशिश करी है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी रियाद जाते हैं तो किंग सलमान उनको किंगडम का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर भी सम्मानित करते हैं। इसी साल 2 अप्रैल जब पहलगाम अटैक किया गया, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में ही थे और उनके होस्ट ने तुरंत इस इंसिडेंट को कंडेम किया। बाद में सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में एक अनाउंसमेंट ट्रिप किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में दशकों से क्लोज पार्टनरशिप रही है, लेकिन ये बात भी साफ साफ देखी जा सकती है कि भारत सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ एक इंडिपेंडेंट बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की है। ऐसे में फॉरेन एम्बेसडर या फिर एक्सपर्ट्स मान लीजिए, सबका कहना यही है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कस्में वादे खाए, लेकिन जब बात सच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में आएगी, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की आएगी, तो शायद सऊदी अरेबिया अपने वादों पर अमल न उतरे। भारत सरकार का कहना है कि भाई उसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था, ये ट्रीटी के बारे में पहले से मालूम था और आज भी भारत सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को अभी तक स्टडी कर रही है। लेकिन जब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अपना पढ़ाई पूरी करती है, तब तक हम भी अपना कुछ इनपुट और रिपोर्ट्स उनके सामने रख देते हैं कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने होने आए हैं, एक भी बड़ा देश सामने नहीं आया है कहने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। टेरर को सबने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान की कड़ी निंदा किसी ने भी नहीं की। उधर पाकिस्तान को पहले ही तुर्की और अजरबैजान अपना अनइक्विवोकल सपोर्ट दिया है और अब यूएस और फाइनली सऊदी अरेबिया जैसे देश उनके और नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया में नाम और शेप करके टेरर के मुद्दे पर आइसोलेट करना था, आज वही अल्ट्रा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है। वही भारत जो सालों से सबका पार्टनर रह चुका है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी भी बना चुका है, ऊपर से आज अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, उसी भारत पर हमारे पोर्ट पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं और इधर इंडिया को अपने दुश्मन चाइना से हाथ मिलाना पड़ रहा है। और आसपास की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, पहले बांग्लादेश से दूरी। अब थैंक्स टू मोदी जी एंड गोदी मीडिया, नेपाल ने भी थूक कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां अपने दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सीधा सीधा लेजर है, इसका फेलियर नहीं है तो और क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में आपका सारा फोकस सिग्मा रील्स बनाने में है, मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग करने में है, उनकी पीआर को संभालने में है। वहाँ नेशनल इंटरेस्ट के लिए जगह कहाँ बचती है। आज दुनिया को पता चल गया है कि भारत को रील कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, बस मोदी जी को अवार्ड दे दो, जयशंकर साहब को रील्स बनाने को दे दो, ग्रैंड वेलकम कर दो, फोटो करा दो, हाउडी राउडी टाइप्स एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा दो और प्रवासी भारतीयों को थोड़ा सा एड्रेस कर दो, भारत खुश हो जाएगा। ऐसे में जो रियल पार्टनरशिप होता है, रियल इन्फ्लुएंस दिखाना होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसी लॉलीपॉप डिप्लोमेसी में अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँ तो वो इसी हफ्ते आया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे विश कर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से एक बार गोदी मीडिया के फूफा बन जाते हैं और सारे लोग टैरिफ में रिडक्शन की बात करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब तो ट्रेड डील हो ही गई। उसी समय पीछे से अमेरिका ने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पोर्ट पर सैंक्शन अनाउंस कर दिया है। इस हफ्ते यूएस ने ऐलान कर दिया है कि 29 सितंबर से ईरान के छबड़ा पोर्ट के लिए सैंक्शन वेवियर अब रिवोक कर दिया जाएगा। इससे इंडिया को मिली हुई 7 साल पुरानी एग्जेम्पशंस को खत्म कर देने की बात चल रही है। अब इंडिया के लिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक क्रिटिकल रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। 2018 का वेवियर इंडिया के लिए छबड़ा पोर्ट्स को ऑपरेट करने का एक लीगल फील्ड था। इसी लीगल कवर के भरोसे दिल्ली ने लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट पिछले ही साल साइन किया, जिसे भारत सरकार ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या IGPL को 10 साल के लिए इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए एक परमिशन मिला और अधिकार मिला। पाकिस्तान से ट्रेड वैसे ही ठप है, ऐसे में
छबरा पोर्ट हमारे लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का और देशों तक पहुंचने का एक ही जरिया था। पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर वडार पोर्ट का भी एक रीजनल काउंटरवेट यही था। तो यूएस का एक झटका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मल्टीपल लेवल्स पर कैसे तहस नहस कर सकती है, ये हमने आज इस हफ्ते देखा। वैसे तो ये सीधा सीधा यूएस का इंडिया पर प्रेशर बिल्डिंग का टैक्टिक है और ये मैं मानता हूँ कि ट्रेड डील्स पर नेगोशिएशंस अब शुरू होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया से मैक्सिमम कंसेशन कैसे लिया जाए, चलो हम यहाँ भी सैंक्शन लगाने की बात कर देते हैं, वेवियर्स हटाने की बात कर देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यूएस हमें ऐसी धमकियां दे कैसे पा रहा है, इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत है, इंटरनलाइज करने की ज्यादा जरूरत है। डिनायल मोड पे नहीं रहना है। यूएस इतनी कन्वीनियंटली ऐसे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तरफ हमारे पास है चाइना, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएट हो चुका है। चाइना वही देश है जो हमारे कई हिस्से खा चुका है और कई खाने की फिराक में है, और दूसरी तरफ हमारे पास है यूएसए। अब या तो हम अपने मार्केट्स खोलें उनके लिए और फिर वो सैंक्शंस लगाएंगे, और दूसरी तरफ है चाइना जिनके लिए हमारे पास वो पावर, वो शक्ति, वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है कि हम भी यूएस के ऊपर उल्टा टैरिफ अनाउंस कर दें। तो ट्रम्प मोदी को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, अपने दोस्त बोल रहा है, पीछे से छुरा भौंक रहा है और भौंकता भी रहेगा जब तक भारत बात ना मान जाए। लेकिन इन सब के बीच में हमारा पूरा मिडिल ईस्ट हमारे हाथों से कैसे फिसल रहा है और पाकिस्तान टेरर ट्रैप के बावजूद वो कैसे आज ऊपर जा रहा है, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकली स्वीट स्पॉट पर बैठा हुआ और हमें अब दिखाने लगा है। चाइना हो, यूएसए हो, सऊदी हो, सबके साथ साथ संबंध अच्छा बना के रख रहा है, सबके पास से मदद निकाल रहा है। और यहाँ जयशंकर जी हैं जो अपनी लेजर से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को रोकने में असफल हो रहे हैं। खैर क्या ही कह सकते हैं। वैसे सोचो कि क्या हम कदम उठाएंगे, क्या हम पाकिस्तान के खेल को एक्सपोज कर पाएंगे या फिर हम लेजर लाइट वाली रील्स ही बना पाएंगे। और ऐसे ही आज की वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी ही क्यूरियोसिटी भरी और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड फॉलो फॉर मोर।